Welcome students. Welcome to the e-learning class. I am Kriti Malviya and I will be teaching you accountancy. Okay. In class 12, the very first chapter is partnership forms, isn't it? And hopefully you have a fair idea of the basics of partnership, the definition, its treatment of goodwill, then profit sharing ratios, what is a partnership deed, and the features of partnership and all those things. I hope you have a fair idea. And also about the various types of reconstitution of a partnership firm. Reconstitution, from that term I mean that in what different ways a partnership firm changes its form over a period of time. Okay, or the relationship of partnership changes over a period of time. The firm remains there. Okay, the firm is there, the relationship is also there, but the relationship goes on changing over a period of time due to different events or different reasons. Okay, what are those reasons? That is known as reconstitution of firm. Reconstitution of firm. Okay, see, I have used this term over here, reconstitution. Okay, reconstitution means the partnership is reconstituted. Constitution मतलब बनाना, ठीक है? तो reconstitute करना मतलब फिर से construct करना, फिर से बनाना, ठीक है? तो partnership को फिर से बनाना. एक ही relationship है, लेकिन relationship change होती रहती है अलग अलग reasons से, अलग अलग कारणों से, ठीक है? तो वो reconstitution किन किन कारणों से होता है, उसमें एक होता है admission, ठीक है? Admission means when a new partner enters into the partnership relation, ठीक है? A, B, C, D, E 4-5 पार्टनर्स हैं पहले से. सपोज F ने भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है? सबने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है F को भी पार्टनर के तौर पे ले लेते हैं. So F decides to join the firm and other partners agree to take him as a partner. ठीक है? अग्रीमेंट बहुत जरूरी है सबके बीच में कि किसी को ऐड करना है कि नहीं. Why this agreement is important? Because आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पढ़ा हुआ है ना? What is that? Profit sharing ratio is a ratio in which profit is agreed to be shared between the partners. जितने भी पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो अग्रीमेंट पहले से हो जाता है. अब अगर कोई नया पार्टनर आता है, if a new partner enters into the partnership, okay, new partner is admitted, क्या होगा? क्या पार्टनरशिप का रेशियो वही रहेगा शेयरिंग का, प्रॉफिट का? नहीं. क्यों? क्योंकि एक कोई चीज है जिसको 4 आदमी बांट रहे हैं. A thing is shared between 4 persons, so they will get bigger share as compared to the same thing shared between 5 or 6 partners. तो वो क्या हो जाएगा? सबका शेयर कुछ कुछ कम हो जाएगा क्योंकि और लोगों में भी बट रहा है ना? तो चीज तो सेम है, प्रॉफिट इज सेम, प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, isn't it? But what is happening is number of people to share the profit has increased. तो क्या है, पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है? और चेंज कैसे हो रहा है? चेंज किसके इंटरेस्ट में हो रहा है? जो इनकमिंग है, जो नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन हु इज एंटरिंग और एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, उसके लिए क्या पोजीशन है? ही विल बी गेनिंग समथिंग, उसको तो मिलेगा क्योंकि अभी वो मिल के साथ आ रहा है, अभी तो वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा था, अब वो आएगा तो प्रॉफिट शेयर करेगा, तो ही इज गेनिंग, उसको कुछ मिलेगा. बट हु इज लूजिंग? द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो पहले से पार्टनर्स है ना, ए बी सी डी ई जो पहले से पार्टनर्स हैं वो लूज करेंगे क्योंकि उनको पहले शेयर ज्यादा मिलता था, अब शेयर कम मिलेगा, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनके लिए सैक्रिफाइस हो जाएगा थोड़ा सा, और जो नया आएगा उसको कुछ मिलेगा, ठीक है? तो जब एडमिशन होता है, व्हेन देयर इज एन एडमिशन इनटू अ पार्टनरशिप, देन वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, बट व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज रिटायरमेंट. एज आई थिंक यू ऑलरेडी हैव अ फेयर आइडिया ऑफ एडमिशन, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड एडजस्टमेंट होता है, गुडविल वगैरह का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आई होप यू हैव अ फेयर आइडिया. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन, ये सब आपको बेसिक आइडिया है. ओके,
ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन एक आपको एक आइडिया ब्रीफ नॉलेज हो चुकी है ना। तो वी कैन स्टार्ट विथ रिटायरमेंट। ओके, व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम योर एंड, आपको क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करना है ना। बहुत सारे आपको जो बुक प्रोवाइड की गई है, जो राइटर आपको बोला गया है, उस राइटर की बुक आप लेके मैक्सिमम सम्स घर में बैठकर खूब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सबसे पहले कैलकुलेशन करिए, आप गुडविल का कैलकुलेशन करिए, और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल और रीवैल्यूएशन, ये सब की कैलकुलेशन करिए, जनरल एंट्रीज वगैरह है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह। गो ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल दिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ग्रिप मिलता जाएगा। ठीक है, तो एडमिशन पे जब ग्रिप मिल चुका है आपको, और आप करते रहिए प्रैक्टिस, एंड लेट्स वी बिगिन विथ रिटायरमेंट टुडे। ठीक है, लेट्स सी द टॉपिक, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर, liability of a retiring partner, and adjustment required at the time of retirement। ठीक है, ये पहले हम लोग रिटायरमेंट का बेसिक जान लेते हैं कि रिटायरमेंट क्या हो। ठीक है, उसके बाद वी विल गो इनटू द अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इट। नाउ वी आर इन जस्ट इन द theoretical aspect, just to know what is retirement। ठीक है, so let's begin। The first thing that I am going to tell you is meaning of retirement। ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। Retirement is an event। Retirement is an event। एक इवेंट है, एक सिचुएशन है, एक घटना है। ठीक है, when one or more of partners decide to leave the firm। ठीक है, एक आदमी भी रिटायर हो सकता है। एक आदमी मीन्स एक पार्टनर, जितने भी हैं ABCD, सपोज डी डिसाइड कर लिया कि डी को पार्टनरशिप से निकलना है, वो अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता है पार्टनर के तौर पे। ठीक है, तो डी क्या हो रहा है, रिटायर होने की डिसीजन ले रहा है। ठीक है, अब ये नहीं है कि एक ही आदमी रिटायर होगा, देयर कैन बी मोर पार्टनर्स रिटायरिंग टुगेदर। तो सी और डी दोनों ने डिसाइड कर लिया कि रिटायर होना। ठीक है, तो जब तक कि दो पार्टनर्स रहेंगे तब तक पार्टनरशिप का जो यू कैन से रिलेशनशिप है वो खत्म नहीं होगी, पार्टनरशिप चलती रहेगी, बस रिकॉन्स्टिट्यूट होती रहेगी। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब चेंज होती रहेगी, पार्टनरशिप चेंज हो रही है लेकिन वो खत्म नहीं हो रही। ठीक है, पार्टनरशिप इज नॉट स्टॉपिंग, इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, सो लेट्स कम बैक। रिटायरमेंट इज एन इवेंट व्हेन one or more of partners decide to leave the firm। ठीक है, in this case the remaining partners मतलब जो अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं, जिन्होंने डिसीजन रिटायरमेंट का नहीं लिया है, जो कंटिन्यू करने वाले हैं। आउटगोइंग पार्टनर वो होता है जो रिटायर हो रहा है और अभी इनकमिंग कोई नहीं है। जब एडमिशन होता है तो इनकमिंग पार्टनर होता है, एक नया बंदा ऐड होता है ना पार्टनरशिप में। लेकिन अभी क्या है, कोई इनकमिंग तो है नहीं, ऑलरेडी जो है वो है, उनमें से ही एक जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको आउटगोइंग बोलते हैं, और जो बचे हुए हैं ABC, डी जा रहा है तो डी आउटगोइंग पार्टनर हो गया, रिटायरिंग पार्टनर हो गया, और ABC क्या हो गए, दे आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और द रिमेनिंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग मतलब वो कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर्स के तौर पे, या फिर रिमेनिंग पार्टनर भी बोलते हैं, बचे हुए पार्टनर। ठीक है, कंटिन्यू एज पार्टनर्स, तो बाकी लोगों ने डिसाइड किया कि दे विल कंटिन्यू एज पार्टनर्स। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये भी एक तरीके का रिकॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टनरशिप के रिलेशनशिप को एक नया रूप देना। ठीक है, पहले जो एग्जिस्टिंग था उसमें कोई नया आया या जो थे उनमें से कोई गया, ये सब एक तरीके का पार्टनरशिप को नया रूप दिया जा रहा है ना, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। पार्टनरशिप है वो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन वो अपने फॉर्म को, अपने प्रेजेंस को चेंज कर रही है। ठीक है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा चेंज आता है, उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। Where the old partnership comes to an end। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक्चुअल में जो ओल्ड पार्टनरशिप है, ओल्ड पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से जो पार्टनरशिप चली आ रही थी वो खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। हर बार जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी तरीके से हो, चाहे एडमिशन से हो, चाहे रिटायरमेंट से हो, क्यों होता है, ओल्ड पार्टनरशिप को हम लोग क्यों बोलते हैं खत्म हो रही, खत्म इन द सेंस वो
खत्म हो रहा है, वो रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। जैसा मैं बार बार आपको बता रही हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज, ठीक है। वो चेंज क्यों हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इंसिस्ट मैं एक ही पॉइंट पे कर रही हूँ, बार बार एक ही पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ, वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रिलेशनशिप है वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बनी हुई है ना। प्रॉफिट मोटिव से एक बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसमें हम लोग पार्टनरशिप में एंटर हुए, कैपिटल लगाए, तो बेसिस क्या है पार्टनरशिप का? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग जो हमारी है वो जब अलग अलग तरह से चेंज होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब भी कोई आता है या जाता है, तब हर बार तब ये जो रिलेशनशिप है वो चेंज होती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो पुरानी वाली है वो बंद हो गई और एक नई स्टार्ट हो गई, ठीक है। नई क्यों? क्योंकि पुराने में जो एक नया पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला आ रहा था वो अब खत्म हो गया, और जब ये जो चेंज होता है पार्टनरशिप में कोई के आने से या कोई के जाने से, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है, इससे हम लोग ये बोलते हैं कि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है और पार्टनरशिप में एक नई पार्टनरशिप डेवलप हो गई, ओके। ओल्ड पार्टनरशिप इज कमिंग टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप इज अराइजिंग, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। और ये जो नई पार्टनरशिप है इसमें कौन कौन है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। इसमें कौन कौन है? ओनली द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग मतलब जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, और जो चला गया वो आउटगोइंग और रिटायरिंग पार्टनर होता है, ओके। सो आफ्टर डूइंग द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, let's begin with the second topic that we are covering today. How can a partner retire? एक पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है, किस किस तरीके से, ठीक है। With the consent of all other partners. With the consent of all other partners. Consent मतलब सबकी मर्जी से, सबकी परमिशन से। कंसेंट मतलब परमिशन आप बोल सकते हो, सबकी सहमति से, ठीक है। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। क्यों सहमति की जरूरत है यहाँ पे? मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, डू आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीवन? नो, है ना, क्योंकि मैं खुद ही मालिक हूँ, खुद ही वर्कर भी हूँ, खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, किसी की परमिशन की जरूरत वहां पे नहीं है। बट व्हेन आई एम अ पार्टनर, मैं जब पार्टनरशिप बिजनेस में हूँ, तो क्या होता है कि मेरे साथ और भी लोग हैं जो ओनरशिप में ही है, सबने पैसा लगाया है ना, सबकी, ये बिजनेस अकेले मेरा नहीं है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है एज पार्टनर्स, एज ओनर्स। तो क्या होता है, लायबिलिटी जो होती है, आई होप यू नो द टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देनदारी, और किसी भी चीज की जिम्मेदारी जिनसे, ठीक है, वो सब पे होती है। जैसे सपोज किसी बैंक से पार्टनर्स ने लोन लेके रखा है, पार्टनरशिप फर्म ने के नाम पे लोन लिया हुआ है, ठीक है, बैंक से या किसी से, तो अब उसको जब रीपे किया जाएगा, उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं वो किसकी जिम्मेदारी होगी? किसी एक की नहीं, ये सारे पार्टनर्स को, माने आई वोंट से कि इसमें कोई कम कोई ज्यादा ये नहीं होता, इसमें सबकी जॉइंट लायबिलिटी होती है। जॉइंट मतलब सबकी, सबको जवाबदेही है, इसमें सबकी जवाबदेही है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी जिम्मेदारी है कि सारे क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाए, सारे जिन्होंने लोन दिया हुआ है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक वगैरह या किसी इंसान से लोन लिया गया है, ये सारे लोन दिए जाए। ये जो भी जिम्मेदारी एक फर्म की है, वो जिम्मेदारी एक्चुअल में किसकी है? वो जिम्मेदारी फर्म क्या है? फर्म अगर पार्टनर्स को हटा दिया जाए तो फर्म क्या है? एक्चुअल में तो पार्टनर्स ही चला रहे फर्म, तो जिम्मेदारी भी पार्टनर्स की सबकी है ना। तो क्या होता है कि पार्टनर्स जो भी काम करते हैं अग्रीमेंट बना के करते हैं, ऐसा ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट पार्टनरशिप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट। हर चीज की एग्रीमेंट होती है, अब वो अग्रीमेंट ओरल है, रिटन है, वो अलाउड है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट ज्यादा बेटर होती है, ये भी पढ़ा गया है ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज whenever a partner decides, okay, as we have already learned during admission के टाइम में हम लोग ने देखा था कि कोई पार्टनर एंटर होता है, एडमिट होता है पार्टनरशिप में, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो क्या होता है? सबकी कंसेंट ली जाती है। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो अभी पार्टनरशिप में है, दोज हु आर ऑलरेडी इनटू द पार्टनरशिप, जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं,
ठीक है। उनको इंडिविजुअल पार्टनर को, हर एक पार्टनर को ये राइट है कि वो नए पार्टनर की एंट्री को रोके। अगर उसकी मर्जी नहीं है, एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो नया पार्टनर नहीं आएगा। सबका कॉन्सेंट होना जरूरी है, सबको राजी होना होगा, सहमति बहुत जरूरी है। ओके, ऑल द पार्टनर्स नीड टू अग्री एंड गिव देयर कंसेंट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप रिलेशनशिप। सिमिलरली, जब कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो भी अपनी मर्जी से रिटायर नहीं होगा, उसमें भी क्या होगा, सबकी सहमति की जरूरत है, सबसे एग्री करवाया जाएगा, जोर जबरदस्ती नहीं, सब अपनी मर्जी से एग्रीमेंट देंगे, है ना। वो सबसे परमिशन मांगेगा कि हम रिटायर हो सकते हैं। अगर सब राजी है, सब सहमति है सबकी, और एवरीवन हैज अग्रीड टू हिज रिटायरमेंट, देन ही कैन रिटायर। अब ये सहमति की क्यों जरूरत है? इसकी जरूरत यही पे पड़ती है क्योंकि फर्म की जो बिजनेस चलता जा रहा है उसमें बहुत सारी ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज होती है, ठीक है, वो सबकी होती है। तो उसमें से अगर कोई एक चला जाएगा तो जो बचे हैं तो जिम्मेदारी सारी उन पे आएगी, है ना, देनदारी, लायबिलिटी विल बी विद द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो ऐसा ना हो कि जो जा रहा है वो बेटर पोजीशन में हो, वो अपनी ड्यूटीज छोड़ के जा रहा हो या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच के जा रहा हो, ऐसा नहीं हो, है ना। तो जो भी चीजें हैं वो पूरी सहमति से डिसाइड होती है, क्या क्या लायबिलिटी है, whether he has fulfilled his liability or not, whether he has completed his duties as a partner or not, सारी सिचुएशंस को एनालाइज करके, सारी सिचुएशंस को देख के, समझ के, तब एक पार्टनर का रिटायरमेंट अग्री होता है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है जिससे कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके अंदर किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी प्रकार का डिसकंटेंट ना हो। डिसकंटेंट मतलब क्या होता है? डिसकंटेंट मतलब कि उन लोग के अंदर किसी प्रकार का डिससैटिस्फैक्शन ना हो, है ना, वो अंदर से दुखी ना हो कि हाँ हमारे ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। So this is very very important. That is why whenever a partner decides to retire, he or she has to take the consent, that is permission of all the continuing partners. जितने भी partners, existing partners हैं, उनका परमिशन, उनका अग्रीमेंट बहुत जरूरी है जब भी कोई एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, ठीक है। दूसरा है by giving notice in writing to all other partners of his intention to retire in case of partnership at will, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत तरीके की होती है, कई तरीके की पार्टनरशिप होती है, ये आप लोगों ने होपफुली इनिशियल फंडामेंटल क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। There is one type of partnership, उन्हीं में से एक तरीके की पार्टनरशिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल, व्हाट इज विल? विल मतलब मर्जी, विल मीन्स मर्जी, ठीक है, इच्छा। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? ये एक तरीके की पार्टनरशिप होती है, इसमें पार्टनर्स को ये राइट दी गई है कि वो अपनी मर्जी से पार्टनर बने और अपनी मर्जी से पार्टनरशिप से बाहर भी हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए उनकी अपनी मर्जी काफी है, ओके, विल, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल मतलब वो जब चाहे इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं। कौन सा रिलेशनशिप? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है? ऐसा नहीं है कि पार्टनर अपनी मर्जी से चला गया, नहीं, वो क्या करेगा तब? इफ इट इज अ पार्टनरशिप एट विल, अगर ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है तब तो सबका कंसेंट चाहिए, ठीक है। अगर ये पार्टनरशिप एट विल है तब क्या करना होगा? कोई किसी पार्टनर को अगर रिटायर होने का मन है, रिटायर होने की इच्छा है, क्या करेगा? बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, नोटिस इन राइटिंग, उसको नोटिस देना होगा। नोटिस जानते हैं आप लोग, कोई भी मीटिंग वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग कॉल करना है, एक नोटिस दी जाती है। नोटिस मतलब एक इन्फॉर्मेशन होता है, एक सर्कुलर टाइप का सबको इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो वही इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो एक नोटिस देगा। कैसे देगा? मुंह जबानी नहीं बताएगा, इन राइटिंग देना होगा, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप डीड थी वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये जो नोटिस है ये ओरल नहीं जाएगी, ये इन राइटिंग चाहिए,
इन राइटिंग क्यों चाहिए? इन राइटिंग इसलिए चाहिए क्योंकि ये एक रिकॉर्ड होता है, एक प्रूफ होता है कि अ पर्सन हैज रिटायर्ड बाय प्रॉपरली ड्यूली इन्फॉर्मिंग, प्रॉपरली और ड्यूली मतलब सही तरीके से, एक सही पद्धति से, सही प्रोसेस से, स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए वो रिटायर हुआ है। ठीक है, तो नोटिस इन राइटिंग ये एक प्रूफ की तरह काम करता है। तो ऑल अदर पार्टनर्स मतलब जो लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं, जो कंटिन्यू करने वाले, जो रिमेनिंग है, ठीक है, उनको वो एक नोटिस देगा इन राइटिंग ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। नोटिस में क्या लिखा रहेगा? नोटिस में वो अपना इंटेंशन बताएगा। इंटेंशन मतलब अपना जो उस इच्छा है उसकी रिटायर होने की, वो उसमें नोटिस में वो लिखेगा, है ना। और लिख के ये नोटिस किसको देगा? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनको दे देगा। कब देगा ये? अगर ये पार्टनरशिप एक्ट विल है। पार्टनरशिप एक्ट विल मतलब ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स को ये परमिशन है, ये राइट है टू रिटायर व्हेन दे वांट, ठीक है, जब वो चाहे तो वो रिटायर हो सकते हैं। ऐसी पार्टनरशिप को हम लोग पार्टनरशिप एक्ट विल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पार्टनरशिप है तो वो एक नोटिस इन राइटिंग देने से भी रिटायर हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप एक्ट विल नहीं है तब उसको सबकी अग्रीमेंट की बहुत जरूरत है। यहाँ पे सबकी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं हो रही, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ राइटिंग एक रिटन नोटिस देने से काम चल रहा है। वो अपनी इंटेंशन बता दिया, काम हो गया। बट यहाँ पे क्या है कि उसकी इंटेंशन से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस बाकी सबकी कंसेंट, बाकी सबकी परमिशन, अग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वी मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, एक रिटायरिंग पार्टनर, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स तो क्या उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती? होती है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। अब हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि एक रिटायरिंग पार्टनर, जब एक पार्टनर डिसाइड कर लिया कि वो रिटायर हो रहा है तो उसकी क्या लायबिलिटीज होती है। ठीक है, वी हैव टू मेन हेडिंग्स अंडर दिस। पहला क्या है? लायबिलिटी फॉर द फर्म्स एक्ट। लायबिलिटी फॉर द फर्म्स एक्ट बिफोर हिज रिटायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो दो पीरियड होता है। एक पीरियड उसके रिटायरमेंट के पहले का जो हो चुका, एक पीरियड जो उसके रिटायरमेंट के बाद होगा। ठीक है, ये पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों जो पीरियड है, बिफोर रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन पीरियड में क्या होता है? फर्म में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में मीनिंग में, और फिर कैसे रिटायरमेंट होता है। इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनरशिप क्या खत्म होती है? नहीं, पार्टनरशिप नई शुरू हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है ना, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज हो जाते हैं। तो जब पार्टनरशिप कंटिन्यू हो रही है, रिटायरमेंट के पहले तो वैसे भी कंटिन्यू थी ऑब्वियसली, है ना, रिटायरमेंट के पहले तो कोई दिक्कत थी नहीं, ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, बिजनेस हो रहा था। तो वो जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, वो जो ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए थे रिटायरमेंट के पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म्स एक्ट बिफोर रिटायरमेंट। फर्म ने क्या क्या एक्ट किए, क्या क्या काम किया, क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ एक पर्टिकुलर पार्टनर। ठीक है, उसको उसकी जितनी भी लायबिलिटी होती है, उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी लायबिलिटी होती है, वॉट एवर लायबिलिटीज आर देयर इन रिलेशन टू दोज ट्रांजैक्शन विच टुक प्लेस बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जो भी फर्म में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जो भी एक्टिविटीज हुई, उसको हम लोग बोलते हैं फर्म्स एक्ट बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब ये जो भी ट्रांजैक्शन हुए थे, इसके लिए क्या पार्टनर लायबल है? बिल्कुल लायबल है, क्योंकि जब वो पार्टनर था, एज अ पार्टनर व्हेन ही वाज देयर इन द फर्म, ओके, व्हेन पार्टनरशिप रिलेशनशिप जो थी वो कंटिन्यू हो रही थी, उस पीरियड के ट्रांजैक्शंस है, तो उस पीरियड के ट्रांजैक्शंस से जितनी भी लायबिलिटी अराइज होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी लायबिलिटी है, दैट इज उसके पहले जितने भी लोन लिए गए हैं, जितनी भी क्रेडिट डीलिंग्स हुई है, चाहे परचेज सेल, उन सबसे रिलेटेड एसेट्स की परचेज है, जिस चीज की भी लायबिलिटी अराइज हुई है उस समय, ठीक है, उसके लिए तो सारे ही लायबल है।
ठीक है, जो भी उस दौरान पार्टनर से सबकी लायबिलिटी बनती है। तो क्या होता है कि एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो हम लोग देखते हैं कि फर्म ने क्या क्या एक्टिविटी की, क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए उसके रिटायरमेंट के पहले, ठीक है, उससे रिलेटेड उसकी लायबिलिटी का क्या होगा। अब तो वो रिटायर हो रहा है, जब तक वो पार्टनर के रिलेशन में था, पार्टनरशिप में था, तब तक तो उसकी लायबिलिटी पूरी थी ही, और अब जब वो रिटायर होगा तो वो लायबिलिटी का क्या करना है वही डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये होता है कि if he decides to retire, he can discharge himself. He can discharge himself. वो अपने आप को रिहा कर सकता है, अपने आप को लायबिलिटी से आजाद कर सकता है। Discharging himself from the liability means उस लायबिलिटी से मुक्त कर सकता है, ओके, उस लायबिलिटी से फ्री हो सकता है। ओके, कैसे हो सकता है? बाय नोटेशन। ओके, लेट मी यूज दिस टर्म। यहाँ पे फॉर फर्स्ट पॉइंट एक वर्ड यूज होता है डिस्चार्जिंग, बाय नोटेशन। आई होप यू कैन सी द बोर्ड। डिस्चार्जिंग बाय नोटेशन, इसका क्या मतलब है? वो एक एग्रीमेंट में एंटर करता है, ठीक है, वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में एंटर करता है, ट्राइपार्टाइट। ओके, व्हाट इज दिस? आई एम राइटिंग इट ओवर हियर बिकॉज देयर इज नो स्पेस ओवर हियर, बट व्हाई आई एम राइटिंग इट इज इन कनेक्शन विद दिस। ओके, ट्राइपार्टाइट, TRI, tri means three, partite, PARTITE, partite means it is related to party, okay, how many parties? First party, second party, third party. So tripartite means, इससे समझ में आ रहा है कि कितने पार्टीज हैं? Tri means three, partite means तीन पार्टियों की, तो tripartite means तीन पार्टीज की अग्रीमेंट। ओके, एक नोटेशन, तीन पार्टीज के साथ में वो एक अग्रीमेंट में एंटर करता है। ठीक है, कौन कौन है पार्टीज? पहली पार्टी वो खुद है, ठीक है, दूसरी पार्टी बाकी के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स रिटायर नहीं हो रहे, दे आर द सेकंड पार्टी। हु इज द थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी इज द क्रेडिटर और द पर्सन हु हैज गिवन लोन, ओके, जिनकी तरफ कोई तरह की लायबिलिटी फर्म की बनती है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी होती है। ये तो आपको पहले से पता है अकाउंट्स में कि थर्ड पार्टी इज द पार्टी टू हूम द फर्म और द बिजनेस इज लायबल टू पे सम मनी। ठीक है, वो थर्ड पार्टी होती है। तो वो जो थर्ड पार्टी होती है, उस थर्ड पार्टी के प्रति जो भी लायबिलिटी है, वट एवर लायबिलिटी अ फर्म हैज टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, ठीक है, उससे ये रिटायरिंग पार्टनर अपने को आजाद कर सकता है। ओके, ही कैन डिस्चार्ज हिमसेल्फ फ्रॉम दैट लायबिलिटी। कैसे? बाय नोटेशन। नोटेशन क्या होता है? वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में एंटर करता है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में एंटर करता है, ठीक है, तीन जन होते हैं इसमें, वो खुद होता है, बाकी के पार्टनर्स जो है जो रिटायर नहीं हो रहे वो होते हैं, और थर्ड पार्टी वो जिसकी तरफ लायबिलिटी। तो इन तीनों को की जब एक अग्रीमेंट हो जाती है कि ओके, रिटायरिंग पार्टनर की अब कोई लायबिलिटी नहीं है, ही हैज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, देन ही इज सेड टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अब वो क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। सो ही हैज डिस्चार्ज हिमसेल्फ फ्रॉम द थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी को जो भी देना है, उसके लिए जो भी देनदारी है, उससे वो डिस्चार्ज हो चुका है। कैसे डिस्चार्ज हो चुका है? बाय नोटेशन। नोटेशन, ठीक है, नोटेशन का मतलब होता है उसने एक एग्रीमेंट बनाया है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। तीन पार्टीज हैं इस एग्रीमेंट में, एक वो खुद है रिटायरिंग पार्टनर, द सेकंड पार्टी इज द अदर पार्टनर जो रिटायर नहीं हो रहे, एंड द थर्ड पार्टी इज द थर्ड पार्टी, द आउटसाइडर, ओके, जिनको पैसे देने, जिनके प्रति लायबिलिटी है फर्म की। ठीक है, तो उसी लायबिलिटी से ये पार्टनर डिस्चार्ज हो सकता है। ये कौन सी लायबिलिटी होती है? लायबिलिटीज फॉर
रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट होने के पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं और जो भी लायबिलिटी उसके पहले की थी, उस लायबिलिटी से वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, आई मीन उस लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो सकता है, अपने को डिस्चार्ज कर सकता है, फ्री कर सकता है। सेकेंड क्या होता है, लायबिलिटी फॉर द फर्म एक्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है, उसकी रिटायरमेंट के बाद जो भी एक्ट हुए हैं उससे वो अपने को कैसे डिस्चार्ज कर सकता है, यू कैन से। ओके, उस लायबिलिटी का क्या करना है। तो लायबिलिटी फॉर द फर्म्स एक्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के बाद भी तो फर्म कंटिन्यू हो रही है ना, पार्टनरशिप रिलेशनशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हो चुका है उसकी रिटायरमेंट के बाद। तो वॉट एवर लायबिलिटी अराइज आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के बाद जो भी लायबिलिटी अराइज हो रही है उनका क्या करना है। इज ही फ्री फ्रॉम दोज लायबिलिटी? नो। क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि व्हेन अदर थर्ड पार्टीज आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शंस विद द फर्म, ठीक है, जो थर्ड पार्टीज है मतलब जो आउटसाइडर्स हैं जिनसे फर्म की डीलिंग है, परचेज, सेल, लोन, अलग अलग तरह के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बिजनेस रिलेशनशिप है अलग अलग पार्टीज से। एंड दोज पार्टीज नो मतलब उनको पता है कि कौन कौन पार्टनर्स हैं या थे, इसी कारण से वो फर्म से डीलिंग कर रही है, क्योंकि हर पार्टनर की गुडविल होती है। यू नो दिस, गुडविल मतलब उसकी यू कैन से गुडविल इज his reach out to the world। ओके, वो क्या रेपुटेशन है उसकी वर्ल्ड में, किस तरह से वो अपने को प्रेजेंट किया है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है इन दी बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, दैट इज गुडविल। उसके नाम पे लोग कितना भरोसा करते हैं, उसके ब्रांड पे कितनी उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसके नाम पे कितना ट्रस्ट है और कितना लोन लोग देते हैं, क्रेडिट देते हैं, या कितनी ट्रांजैक्शंस पे एंटर करते हैं, जस्ट बिकॉज दे ट्रस्ट दैट ही इज देयर और शी इज देयर। तो ये गुडविल होती है। ठीक है, तो ये जो गुडविल होती है ये हर पार्टनर की अलग अलग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं फर्म के दूसरे लोगों के साथ, आउटसाइडर्स के साथ, उन्हीं को थर्ड पार्टी बोलते हैं हम लोग। और दोज थर्ड पार्टी एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस विद द फर्म फॉर डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन से उन लोग एंटर करते हैं ट्रांजैक्शंस में। अलग अलग पार्टनर की अलग अलग क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे, गुडविल के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है एक पार्टनर अपनी लायबिलिटी से इजीली डिस्चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसकी क्रेडिबिलिटी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसकी लायबिलिटी बनती है किसके लिए, उस ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे कि सपोज देयर आर थ्री पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ए की गुडविल बहुत ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है इन दी कॉमर्स वर्ल्ड। ठीक है, एक बैंक ने लोन दिया है फर्म को, किसके नाम पे दिया है, फर्म के नाम पे दिया है, लेकिन किसकी गुडविल देख के दिया है, ए की गुडविल देख के दिया है सपोज। ठीक है, ए की क्रेडिबिलिटी देख के, ए की ट्रस्ट वर्दीनेस देख के, ए की रेपुटेशन देख के बैंक ने फर्म को लोन दिया है। तो अब ये तो नहीं है कि ये जो लायबिलिटी है ये सिर्फ एक ही है, ये पूरे फर्म की है क्योंकि लोन फर्म ने लिया है, लेकिन लायबिलिटी ए की भी है क्योंकि ए की गुडविल बहुत ज्यादा देख के ही बैंक ने लोन दिया। तो बैंक क्या हो गई, थर्ड पार्टी हो गई, और जो बैंक के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ए की भी बनती है। इन केस ए रिटायर, अगर ए रिटायर होना चाहता है तो क्या बैंक के प्रति इसकी लायबिलिटी खत्म हो गई? नहीं। ठीक है, उसको क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी पे ये लोन दिया गया था, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी रेपुटेशन के बेसिस पे जो लोन दिया गया था उसके लिए उसकी लायबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लायबिलिटी फॉर द फर्म्स एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। अब क्या हुआ, अगर सपोज वो पार्टनर एबीसी है, ए जो है जिसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, गुडविल बहुत ज्यादा है मार्केट में, और वो ए है रिटायर होना चाहता है, वो रिटायर हो गया सपोज, इन ड्यू कोर्स प्रॉपर नोटिस वगैरह देके ठीक से
फुल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो रिटायर हो गया, ठीक है। किसी को पता नहीं है मार्केट में कि ए रिटायर हो गया, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन होगा, बी एंड सी। बी एंड सी आर कंटिन्यूइंग एज पार्टनर्स, ए हैज रिटायर्ड, ए की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। नाउ इफ बैंक और एनी थर्ड पार्टी गिव्स लोन टू द फर्म, अब इस फर्म में कौन है, बी और सी, लेकिन क्रेडिबिलिटी किसकी थी, सबसे ज्यादा ए की थी, और ए जा चुका है। अब जो लोन दिया जा रहा है, व्हेन द आउटसाइडर और द थर्ड पार्टी और द बैंक और whosoever gives loan to the firm, not knowing, अभी उसको पता नहीं है बैंक को that A has left, A is not a partner anymore, बैंक को नहीं पता है और बैंक लोन दे रहा है। अगर बैंक को नहीं पता है, बैंक को ये पता था कि ए पार्टनर है, लेकिन ए रिटायर हो गया, इस बात की नोटिस बैंक को नहीं मिली और बैंक लोन दे रहा है ये समझ के दैट ए इज स्टिल अ पार्टनर, देन लायबिलिटी ऑफ ए विल कंटिन्यू, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ ए टुवर्ड्स द बैंक कंटिन्यूज, जबकि वो रिटायर हो चुका है, लोन रिटायरमेंट के बाद ले रहा है फर्म, लेकिन फिर भी उसके नाम की क्रेडिबिलिटी पे बैंक लोन दे रहा है और बैंक को ये पता नहीं है कि ही हैज रिटायर्ड। नो नोटिस हैज बीन गिवन। नोटिस मीन्स पब्लिक नोटिस, नोटिस मीन्स पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस क्या होती है कि एक जनरल पब्लिक को, एक जो आपकी थर्ड पार्टी है जिनके साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो, उनको एक नोटिस देनी पड़ती है। कोई भी मेजर चेंज होता है अगर बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस के मैनेजमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है तो ये पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या है, जो थर्ड पार्टी जो आपके साथ डील कर रहे हैं, बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, दे हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, who all are involved in the business। क्योंकि अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं दी जाएगी और कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी जिम्मेदारी फिर फर्म की बनती है, क्योंकि without knowing that A has retired, if the bank still gives loan to the firm, okay, thinking that A is still in the firm as partner, then A cannot be said to be discharged from his liability towards bank। लोन बाद में दिया जा रहा है, रिटायरमेंट के बाद दिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट की नहीं दी गई है। पब्लिक नोटिस हैज नॉट बीन गिवन। कौन देता है पब्लिक नोटिस? या तो ए खुद देगा या फिर उसके जो बाकी पार्टनर्स है, कोई भी एक पार्टनर पब्लिक नोटिस दे सकता है कि सो एंड सो पार्टनर हैज रिटायर्ड, कि ये पार्टनर रिटायर हो चुके हैं या ये चेंजेस हुआ है फर्म में, ये पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है। अगर ये नोटिस ए खुद नहीं दिया या कोई और पार्टनर्स के भी आपने नहीं दिया, तो पब्लिक नोटिस अगर नहीं दिया गया है तो लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा किसको, रिटायरिंग पार्टनर। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फोर्थ टॉपिक फॉर टुडे, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट जब होता है एक पार्टनर का, व्हेन द पार्टनर इज रिटायरिंग, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें में चेंजेस करना है, क्या क्या चीजों को देखने की जरूरत है, ठीक है। दैट इज वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। The first thing that we have to focus on is profit sharing ratio. Profit sharing ratio पार्टनरशिप का you can say क्रक्स होता है। क्रक्स मतलब फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। किसी भी चीज की बेसिस क्या है वो बहुत जानना जरूरी है। पार्टनरशिप की बेसिस होती है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही पार्टनरशिप बनी रहती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए बनी है, ठीक है। So to share profit, we have already seen in the definition that profit sharing is how important in case of a partnership relationship. तो जो ये प्रॉफिट शेयरिंग है, as I have already discussed today, कि किस तरीके से ये प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होती है। Each time the firm reconstitutes, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब फर्म की रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स की चेंज होती है, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि सपोज 1:1 का अगर रेशियो था तो वो 1:1 से चेंज हो जाएगा।
That is not the change I am talking about. What I am talking about is कि जब चेंज होता है तो रिलेशनशिप के चेंज से प्रॉफिट शेयरिंग में बढ़ोतरी हो रही है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और वेदर इट इज डिक्रीजिंग. दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइस आ रहा है या गेन आ रहा है. जो न्यू रेशियो, क्योंकि आप जानते हो जब कोई चला जाता है फर्म से, पार्टनरशिप से, या कोई नया आता है, जब कोई नया आता है तो क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सैक्रिफाइस होता है. जरूरी नहीं कि सबका सैक्रिफाइस हो सकता है किसी का ना भी हो, लेकिन कुछ का हो भी सकता है. तो क्यों होता है, क्योंकि जो चीज है, जो प्रॉफिट है, उसको बांटने वाले अब ज्यादा हो गए, उसमें हिस्सेदारी ज्यादा लोगों की हो गई है ना. तो सैक्रिफाइस होता है, तो वहां पे चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सिमिलरली व्हेन देयर इज रिटायरमेंट ऑफ वन और मोर पार्टनर्स या डेथ होती है किसी पार्टनर की, तो भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी चेंज होता है ना. क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो प्रॉफिट है वो सेम है, लेकिन अब जो शेयर करने वाले लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द प्रॉफिट हैव डिक्रीज. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें गेन होगा. किसका गेन होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का. एडमिशन में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सैक्रिफाइस होता है और रिटायरमेंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का गेन होता है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये हर एक पार्टनर के साथ होगा या इक्वली होगा या कैसे होगा. दैट इज नॉट द थिंग, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. डिस्कशन इस बात की है कि सिंपल लॉजिक है कि प्रॉफिट तो जो है वही है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं शेयर करने वाले या घट रहे हैं. अगर बढ़ रहे हैं तो सैक्रिफाइस है, घट रहे हैं तो गेन है. अब वो सैक्रिफाइस किसकी हो रही है, जरूरी नहीं कि सबकी हो या जरूरी नहीं कि सबकी बराबर हो, है ना. और गेन का भी वही है कि जरूरी नहीं सबका गेन हो या जरूरी नहीं कि जो गेन हो रहा है ये सबके लिए बराबर हो. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. दिस वी विल लर्न व्हेन वी विल कैलकुलेट द रेशियोज. ओके, राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली on knowing कि what are the adjustments that are required when a partner retires. So first adjustment जो हमारा होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर बार नया निकलता है. कब हर बार, हर साल नहीं, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब. ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10 साल तक अगर फर्म में कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है तो नया रेशियो निकलेगा, ऐसा नहीं है. हाँ, नया एग्रीमेंट बन सकता है, लेकिन नया रेशियो ऐसा नहीं बनता. नया रेशियो तभी बनता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है या नया एग्रीमेंट बनता है. ठीक है, तो नहीं तो रेशियो वही चलता रहता है जो पहले से चला आ रहा है, चाहे जितने भी साल हो जाए. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है कब, जब रिटायरमेंट हो रहा है. तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है. जो नया रेशियो आता है वो उससे पता चलता है ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के कंपैरिजन में. ओल्ड रेशियो मतलब रिटायरमेंट के पहले, ठीक है, और न्यू रेशियो जब रिटायरमेंट हो गया. तो ये जो रेशियोज हैं इनके कंपैरिजन से पता चलता है वेदर देयर इज अ सैक्रिफाइस और वेदर देयर इज अ गेन. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, गेनिंग रेशियो निकलता है. ये अलग अलग सिचुएशन की बात है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिशन के टाइम में होता है, गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के टाइम में देखा जाता है. नेक्स्ट वी कम टू गुडविल. गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, इसकी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं अकाउंटिंग. क्या हो रहा है गुडविल में, जब एक पार्टनर आता है वो अपनी गुडविल लेके आता है साथ में. गुडविल क्या हो रहा है, फर्म में गेन हो रहा है. एक फर्म को किस चीज का गेन हो रहा है, गुडविल का गेन हो रहा है ना. किसी एक पार्टनर की एडमिशन से उसके साथ में उसकी जो रेपुटेशन है, उसके साथ में उसकी जो गुडविल है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो ट्रस्ट फैक्टर है, दैट इज ऑल्सो कमिंग इन द फर्म. वो भी फर्म में आ रही है, उसके साथ में उसकी गुडविल, उसकी गुड रेपुटेशन आ रही है. तो उससे क्या होगा, फर्म को गेन होगा. उसकी क्रेडिबिलिटी से फर्म की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी रेपुटेशन से फर्म की रेपुटेशन बढ़ जाएगी, उसकी गुडविल से फर्म की ओवरऑल गुडविल बढ़ेगी. उससे फर्म का जो मार्केट में रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगा. इससे फायदा क्या होगा, फर्म को फायदा होगा. फायदा ये होगा कि जो बैंक है, जो क्रेडिटर्स हैं फर्म के, या जो भी थर्ड पार्टीज जिसके साथ भी फर्म डील करती है, जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, सब लोग फर्म को एक बेहतर पोजीशन में देखेंगे. दे विल सी द फर्म इन अ डिफरेंट लाइट, इन अ बेटर लाइट. लाइट मीन्स एक ज्यादा इज्जत के साथ फर्म का नाम लिया जाएगा. फर्म की जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी. उससे क्या होगा कि फर्म को जब भी लोन लेना हो, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना हो, उससे फर्म को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. ओके,
तो गुडविल में ये चेंजेस होंगे। वैसे ही जब रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के टाइम में क्या होता है, रिटायरमेंट के टाइम में जब पार्टनर जाता है तो उसके साथ में उसकी जो गुडविल है, ओके, जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, वो भी फर्म से चली जाती है। फर्म की क्रेडिबिलिटी में कमी आती है, फर्म की रेपुटेशन में, फर्म के साथ में जो उसकी गुडविल अटैच थी वो कम हो जाती है। तो उसका भी एक ट्रीटमेंट है दैट यू विल लर्न थ्रू द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वी नो कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ये क्यों करना पड़ता है? ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग को देखना है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में फर्म ने क्या क्या अर्न किया या क्या क्या लूज किया है। क्योंकि जब कोई पार्टनर आता है या जाता है ना, तो उस पॉइंट पे फर्म की क्या वैल्यू है ये जानना बहुत जरूरी है। उसी के बेसिस पे पार्टनर को क्या देना है ना, या पार्टनर से क्या लेना है ये डिसाइड होता है। पार्टनर क्या लेके आएगा या पार्टनर क्या लेके जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फर्म्स वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। किस पॉइंट ऑफ टाइम? जिस समय ये चेंज हो रहा है। तो जिस समय ये चेंज हो रहा है उस समय हम लोग को एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होगा। ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन सी है? ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, उसके रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन मतलब उसका प्रेजेंट में उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या वैल्यू है ये जानना बहुत जरूरी है। उसी के बेसिस पे इट इज डिसाइडेड हाउ मच मनी द पार्टनर विल बी गिवन व्हाइल रिटायरिंग। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम लोग को फर्म को कुछ देना पड़ेगा। फर्म विल पे व्हाट इज ड्यू टू द पार्टनर। पार्टनर को कुछ मिलेगा, है ना, जब वो रिटायर हो, क्योंकि इतने साल उसने फर्म में काम किया है, इतने साल, और जो फर्म में पैसा लगाया है, गुडविल है, वेरियस थिंग्स आर देयर। तो सबके बेसिस पे उसको पेमेंट मिलती। तो जब पेमेंट मिलेगी वो कैसे मिलेगी? फर्म की वैल्यू के हिसाब से मिलेगी। टू सी व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन इन द फर्म, उसने फर्म के लिए क्या क्या किया है और फर्म की वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे ही रिटायरमेंट में पार्टनर को पेमेंट मिलेगा। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इसका एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, किस चीज पे प्रॉफिट एंड लॉस? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जो हम लोग ने एडमिशन में पढ़ा था, अब रिटायरमेंट के टाइम में भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट, ये जरूरी नहीं है अगर ऐसा अग्री है कि कैपिटल भी चेंज हो रहा है, कैपिटल का भी यू कैन से देयर इज एनी चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, देन adjustment is required for that also. So four main adjustments that we are noticing in case of retirement of a partner. एक हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, यहाँ पे न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो वगैरह हम लोग देखेंगे। एक हो गया गुडविल का, गुडविल में हम लोग देखेंगे कि पार्टनर जो है जा रहा है ना, तो गुडविल का क्या करना है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स देखेंगे कि एसेट्स की लायबिलिटीज की रिवैल्यू करने के बाद प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है, उसके बेसिस पे पार्टनर का पेमेंट भी डिसाइड करना है, और कैपिटल में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं ये भी हम लोग को देखना है। ये चार मेन एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट वी कैन से ट्रीटमेंट होते हैं। वन बाय वन वी विल डू देम।